बोले मैं उनसे उनके साथ में कम से कम 500 गाने कर चुका हूँ और वो आदमी कभी इतना जल्दी आ ही नहीं सकता है। मैं बोला भाई गणेश, मैं अभी बहस नहीं करूंगा, तू जल्दी पहुंच जा। और एक वेब सीरीज है, ये दो प्रोग्राम मेरे बहुत जल्दी इंशाल्लाह आ जाएंगे। अपना 9 बजे की शिफ्ट रखना, ये 7 बजे तो जिंदगी में कभी उठा ही नहीं है। शकील जी, वो कहाँ है? मैं बोला मैं तो सो रहा हूँ। ने कहा अरे बाप रे बाप। मैं बोला फोन रख जल्दी फोन रख। चिची ऑलरेडी सेट पे पहुंच चुका है। व्हाट नॉनसेंस, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, बोलती है मुझे। मेरे साथ आज वो शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिसने हमारे समाज को कुछ ऐसी फिल्में दी जिनको हम ताउम्र याद रखेंगे, और उन फिल्मों के जरिए संदेश देने की कोशिश की कि जिंदगी को हम किस तरह से जी सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं शकील नूरानी साहब की। शकील नूरानी साहब प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, बॉलीवुड में धमाकेदार फिल्में दे चुके हैं। कुछ फिल्मों के नाम पहले मैं आपको उनके बताता हूँ, उसके बाद मैं उनसे सीधा आपका तारुफ भी कराऊंगा और उनसे बातचीत भी कराऊंगा। शकील नूरानी साहब ने फिल्में दी है कुछ, तेजाब, एक जोरू का गुलाम, गोविंदा के साथ में जो विंगल खन्ना उसमें जो है लीडिंग कैरेक्टर निभा रही थी, एक्ट्रेस थी, कादर खान थे, और भी बड़ी शख्सियत थी उसके अंदर। श्रीमान आशिकी, विष्णुदेवा, जोरू का गुलाम, बड़े दिल वाला, ये तमाम फिल्में शकील साहब ने दी। कुछ चंद फिल्मों के नाम मैंने आपको बताया। शकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन भारत में। नमस्कार जी, आदाब। शकील साहब, सबसे पहले तो हम आपकी फिल्मों के लिए आपको बधाई देते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह की फिल्में समाज को दी हैं वो वाकई आपका काम है, उसकी हम सराहना करते हैं। और मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा, पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि जब आप फिल्में बना रहे थे, जोरू का गुलाम, तेजाब, ये तमाम चीजें जो आप फिल्में बना रहे थे, उसके बाद में आपका जो एक बहुत लंबा अंतराल हुआ है, उसकी वजह, और आप फिल्मों से क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? वजह तो कोई खास नहीं है, या आप कहिए जी। बहुत बड़ी वजह है वो, क्योंकि मेरी फिल्म कुछ साल पहले शुरू हुई थी, जान की बाजी। जी। वो इसी वजह से बंद हो गई, जिसमें संजय दत्त थे, प्रियंका चोपड़ा, डैनी, आशीष विद्यार्थी, नदीम श्रवण का म्यूजिक था। और उस वजह से थोड़ा मैं बैक सीट ले लिया, बट इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं मेरी जोरू का गुलाम 2 शुरू करने वाला हूँ मैं। और एक वेब सीरीज है, ये दो प्रोग्राम मेरे बहुत जल्दी इंशाल्लाह आ जाएंगे। और मैसेज तो ये है बस, मन रहे, मन बहुत जरूरी है इस वक्त। और हर कौम को एक दूसरे से सहायता मिले और एक इत्तेफाक रखे आपस में, बस यही मेरा मैसेज है। बिल्कुल, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जोरू का गुलाम जब फिल्म आई थी, तकरीबन तकरीबन 23 साल पहले ये फिल्म आई थी। गोविंदा इसमें एक्टर थे, विंगल खन्ना थी, कादर खान थे। और जब ये सर ने मूवी बनाई थी, ये उस जमाने की हिट मूवी रही थी, सुपर डुपर हिट मूवी रही थी। नूरानी साहब, कुछ किस्से मैंने भी आपके सुने हैं उस वक्त फिल्म सेट पे, और मैं कुछ किस्से आपसे जानना भी चाहूंगा, दर्शकों को आप जो है बताइए। एक किस्सा मैंने सुना था कि गोविंदा उस वक्त शूट पे एक ऐसे वक्त पर आपके पास में आ गए थे जब पूरा आपका जो यूनिट है, जो पूरी आपकी टीम थी, वो सब सो रही थी। क्या किस्सा है सर? वो बड़ा मजेदार सा किस्सा लगा मुझे। वो ऐसा है कि आखिरी दिन था रामोजी स्टूडियो हैदराबाद में। और उस एक रात पहले, एक एक दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि कल मुझे 12 बजे छोड़ सकते हो क्या, दोपहर में 12 बजे। तो ठीक मैंने है। बोला यार अभी आधा गाना बाकी, ये टाइटल सॉन्ग ही था, जोरू का गुलाम, मैं जोरू का हाँ। गुलाम के रहूंगा। वो टाइटल सॉन्ग ही था, और मैंने बोला यार अभी आधे दिन में कैसे मैं गाना पूरा करूंगा। अगर मुनासिब हो तो तुम सुबह 7 बजे आ जाओ, तो जी। 7 से मैं 12 तक आपको पूरा गाना कंप्लीट कर दूंगा, और 12 बजे फिर तुम जा सकते हो। तो उसने बोला ठीक है, मैं 7 बजे आ जाऊंगा। और हम सारे यूनिट को सबको बोल दिए कि भाई अपना 9 बजे की शिफ्ट रखना, ये 7 बजे तो जिंदगी में कभी उठा ही नहीं है, 7 बजे आएगा नहीं। जी। तो सब यूनिट तो डायरेक्टर का ही सुनेंगे, वो सब चले गए। दूसरे दिन सुबह में अचानक मुझे फोन आता है मेरे असिस्टेंट का, शकील जी वो कहाँ है? मैं बोला मैं तो सो रहा हूँ।
हाँ। तो कहने लगा वो तो गोविंदा तो सेट पे लोकेशन पे पहुंच गया है। हम्म। मैंने कहा अरे बाप रे बाप। मैं बोला फोन रख जल्दी फोन रख। फिर मैंने फोन रखवाया और फिर मैंने टीना को फोन किया। टीना मतलब ट्विंकल खन्ना को, उसे हम टीना हम्म। बुलाते हैं। मैंने टीना, वो भी एकदम नींद में थी, बोलती है जी गुड मॉर्निंग। मैं बोला भाई तू उठ जा, चिची ऑलरेडी सेट पे पहुंच चुका है। हम्म। व्हाट नॉनसेंस, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, बोलती है मुझे। तो मैं बोला वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो अभी बहस मत कर मुझसे, जल्दी से जल्दी। बोला आई विल टेक एटलीस्ट 2 आवर्स, मुझे 2 घंटे हाँ। लगेंगे, मुझे मेकअप करना है, तैयार होना है, ड्रेसेस देखना है, सब हेड करना है, सलाना। और लड़कियों को इतना वक्त तो लगता ही है, और गाना हाँ गाने में सर, तो यकीन होगा कि चीची यानी गोविंदा इतने सुबह सुबह पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पे सुपरस्टार थे, डेट्स भी मिलना उनका मुश्किल हो रहा था। तो यकीन किसी को नहीं आया, लेकिन पहुंच गए वो सेट पे। पहुंच गए, वो तो पहुंच गए। फिर मैंने उसको डिस्कनेक्ट किया, फिर मैंने गणेश को लगाया, गणेश मास्टर जो है डांस डायरेक्टर। मैं बोला गणेश जी, जी। बोला आप पहुंच जाइए, वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। बोला शकील जी मजाक मत करो, बोला मैं उनसे उनके साथ में कम से कम 500 गाने कर चुका हूँ, और वो आदमी कभी इतना जल्दी आ ही नहीं सकता है। मैं बोला भाई गणेश, मैं अभी बहस नहीं करूंगा, तू जल्दी पहुंच जा। बोला ठीक है। फिर मैंने यूनिट वालों को फोन किया, हमारा जो मेन प्रोडक्शन वाला है उनको फोन किया, और बोला जल्दी जल्दी सारे लोगों को जमा करो और लेके आ जाओ सेट पे, वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। एवरीबडी वाज शॉक। बट उसके बाद मैं ऐसे जैसे था वैसे बस खाली थोड़ा फेस वॉश वॉश करके मैं सीधा भागा। नीचे गाड़ी खड़ी थी मेरी, मैं गाड़ी में बैठ के सीधा लोकेशन पे गया, तो देखा वो और उसका मेकअप मैन दो ही लोग हैं। तो मैंने देखा अरे ये, अभी मैं इसको क्या बोलूं, ये तो भाग जाएगा। फिर मैं देखते ही हाँ। मैंने कहा, चिची में मैंने तुम्हारी दाढ़ी थोड़ी सी कल से और आज में फर्क आया है, थोड़ा से मेरे को लगता है शेव करने की जरूरत है। तो उसने दादा, जो मेकअप दादा थे, उनको पूछा भाई लग रहा है क्या आपको? तो मैंने हाँ। उनको पीछे उसकी गर्दन पीछे थी, मैंने फौरन उसको मेकअप दादा को आंख मार दिया। तो बोला हाँ चीची थोड़ा से लग रहा है। तो उसको हम्म। मैं शेव करने बिठा दिया। अब मैं बैठे रहा वहीं पे, इधर उधर की बातें करते वक्त। फिर तो बोला अच्छा एक काम करता हूँ, मैं रूम पे जाता हूँ, आप जब भी रेडी होंगे मुझे बुला लेना। मैंने बिल्कुल। कहा जी नहीं, अभी थोड़ी देर ठहर जाओ। मैं बोला अभी आते ही होंगे सब लोग। तो बोला अच्छा ठीक है। 15-20 मिनट में गणेश आ गया, और उसके डांस डायरेक्टर असिस्टेंट आ गए, थोड़ा इक्विपमेंट भी आना शुरू हो गया। मैंने बोला सबसे पहले माइक और ये निकालो, नागरा बोलते हैं उसको, जिसपे म्यूजिक चलता है। तो नागरा जी। निकाला उन लोगों ने, और शुरू हो गए। और मैंने बोला रिहर्सल करो। बोलते इसकी क्या रिहर्सल करूं शकील भाई, तो गोविंदा मतलब को। एक बड़ा हिस्सा था। शकील साहब, अब आपने दो चीजें अभी मुझे बताई कि आप जो है जोरू का गुलाम 2 लेकर आ रहे हैं, और एक वेब सीरीज पर भी आपका काम चल रहा है। जोरू का गुलाम 2 में अगर आप बताना चाहें तो किरदार क्या क्या रहेंगे, या गोविंदा की वापसी होगी, या आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा जरा दर्शकों को हाँ, बताइए। जोरू का गुलाम ऐसी कहानी है, वो टाइटल वही है और कुछ किरदार वही रहेंगे, और जी। उसमें गोविंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि गोविंदा अब वो एज के रहे नहीं कि उनको मेन लीड में या रोमांटिक का उनको दिया जाए। तो गोविंदा बिल्कुल। नहीं है उसके अंदर। बाकी कुछ कैरेक्टर्स होंगे, जैसे जॉनी भाई हुआ, अशोक सराफ हुए, अली असगर हुआ, ये सारे लोग हुए, और कुछ नए लोग आएंगे उसके अंदर, है ना। जी। और अभी मेन लीड फाइनल नहीं हुआ है, ये आज के ही कोई होंगे, जैसे कि कार्तिक आर्यन हुआ, या अम, ये धवन हुआ, रोहित। हाँ, ये सारे लोग होंगे। और बस यही है, और वही हंसना हंसाना ये पूरी फिल्म में, और बिल्कुल। फुल कॉमेडी है। सर, वेब सीरीज भी आप लेके आ रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए सर, वेब सीरीज के बारे में। वेब सीरीज एक रियल स्टोरी है, एक स्कैम है, और रियल स्कैम है। जैसे कि आपने कुछ और भी स्कैम पे वेब सीरीज देखी होगी, अपना भी वही है, रियल स्कैम हुआ है। बहुत सा कुछ
4,600 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। तो उस पे हम बना रहे हैं और उस पे अभी रिसर्च चल रही है और नियरली कंप्लीट तो हो गया है वो, बट इसके इसके अलावा मैं आपको डिटेल नहीं दे सकूंगा बिकॉज नहीं इट्स ठीक है सर। शकील शकील साहब, उस दौर के सिनेमा में जब आप फिल्में आप बना रहे थे, जोरू का गुलाम और बाकी जो आपकी फिल्में आई, और आज का जो दौर है, यानी उस वक्त पे और आज के वक्त के सिनेमा में क्या फर्क आप महसूस कर रहे हैं? क्या ऐसा मेजर डिफरेंस उस वक्त में और इस वक्त में आया है जो आपको लगता है कि हाँ, ये डिफरेंट ने सिनेमा को बदल दिया है? डिफरेंस तो काफी आया है। जैसे कि जी। डिजिटल हो गया है, अभी पहले डिजिटल नहीं था, अभी कॉर्पोरेट हो जी। गया, पहले फैमिली होती थी, एक हम्म। यूनिट एक फैमिली होती थी, आज एक यूनिट एक कॉर्पोरेट हो गया है। उसमें बड़ा डिफरेंस आ गया है। वो इमोशंस पहले जो होते थे वो आज नहीं है। एक हम्म। अपनी एक फैमिली में जो इमोशंस होते थे, कुछ भी हुआ तो पूरा यूनिट का यूनिट भाग दौड़ में लग जाता था, वो आज नहीं है। बट टेक्निकली देखा जाए तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले जैसा नहीं है कि आप ठीक है यार चला लो, काम चला लो, वो नहीं है अब। अभी टेक्निकली वी आर फार फार सुपीरियर एंड आज मुझे भी सीखना पड़ेगा बिकॉज वो जमाने में जो दौर था आज नहीं है ना। हम्म। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है क्योंकि हम तो सिनेमा देखेंगे, है ना, हम कोई इमोशन देखते नहीं है। इमोशन अपनी जगह पे, सिनेमा सिनेमा होता है। तो आज का सिनेमा जो है वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। अच्छा सर, आज के सिनेमा में एक और चीज मेजरली जो है वो नोटिस की गई है कि आज इस तरह की फिल्में या वेब सीरीज जो बन रही है, जब उस दौर में जब फिल्में बनती थी तो एक पर्टिकुलर मैसेज हुआ करता था फिल्म के या गाने के जरिए पे। और अगर एक गाना भी चल रहा है तो सर उसमें ऐसा लगता था शकील साहब कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमका मतलब हीरो हीरोइन एक दूसरे को बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं अपनी बात। लेकिन आज म्यूजिक भी पूरा बदल गया। आज वो डिस्को डांसर वाला, वो पूरा एकदम थिरकने वाला म्यूजिक ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। और वेब सीरीज और मूवीज की बात करूं तो उसमें हीरो का जो दायरा है वो ज्यादा बढ़ा दिया है। एक गुस्से में 15-15 लोग उड़ रहे हैं, गाड़ियां उड़ रही हैं, ये चीजें उड़ रही हैं। ये सर एक कह सकते हैं कि सिनेमा के अंदर ये चीजें जो आई हैं, ये ज्यादा ज्यादा चीजें इसमें एडवांस चीजें जो है वो डाल दी गई हैं, या फिर ठीक है आज के दौर के लिए? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, म्यूजिक का जो सवाल है, म्यूजिक का जो है, म्यूजिक बहुत ही मतलब खत्म हो गया है अभी। अभी हिंदी फिल्मों में म्यूजिक रहा ही नहीं, पहले जैसा नहीं रहा। या तो वो पुराने रीमिक्स करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें लेके आते हैं जो बिना मतलब के होती है। एक तो शायरी लिरिक्स उसके अंदर होते ही नहीं है। दूसरा रिदम एक चीज होती है, रिदम है ही नहीं आज की फिल्मों में कोई। मतलब बिना मतलब के गाने होते हैं वो मतलब म्यूजिक बहुत गिरा चुका है अभी, है ना। आप पता नहीं वो दौर, ये तो अरिजीत सिंह जो है, उसके गाने जो है वो काफी मेलोडियस होते हैं, समझे ना। मेलोडी आज नहीं रही, समझे ना। तो कम से कम अरिजीत अकेला बचा रहा है इंडस्ट्री को, वरना सारी मेलोडी खत्म हो चुकी है। और दूसरा, ये जो उटपटांग जो उड़ रहे हैं हवा में, ये वो, अब ये कुछ कुछ दिन और चलेगा बस। इसके बाद ये सब देखते बोर हो जाएंगे, यार ये तो आर्टिफिशियल हो रहा है। कुछ कुछ कहानी में रियल चीजें चाहिए। ये दौर शायद फिर से आ जाएगा ये, क्योंकि बस हो गया है। जैसे कि मैं एज ए ऑडियंस, मुझे बस हो गया बिकॉज आई नो ये क्या हो रहा है, ये ना, ये ये खामोखा जो जो है ये सब आर्टिफिशियल हो रहा है। पहले के दौर में क्या है, एक आदमी जो हमारी फिल्मों में जैसे विष्णु देवा थी, उसमें एक 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 फाइटर को शूट करता है सनी, तो वो 5-7 माले ऊपर से वो गिरता है नीचे, वो रियल था। नीचे सब हम लोगों ने उस पर बंदोबस्त करके रखा था कि वो सीधा लैंड करे और वो कुछ ना हो, तो वो रियल होता था। आज रियल है ही नहीं है, समझे ये। नूरानी साहब, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि वो रियल था जब आप उस दौर की बात कर रहे हैं और आज की बात करें। अच्छा, कुछ दिन पहले एक ट्रेंड सा ये चला था कि साउथ की जो फिल्म है, जो साउथ इंडस्ट्री है फिल्मों की, उसको लेकर बॉलीवुड जो है एक तरह से एक दूसरे के आमने सामने थे। साउथ की फिल्में आ रही थी और बॉलीवुड की फिल्में आ रही थी। फिर दौर ये आया कि साउथ की फिल्में
ज्यादा चलने लगी, बॉलीवुड का जो ग्राफ है वो नीचे आने लगा। अब फिर से दौर बदल गया, साल 2 साल के अंदर क्या हुआ, साउथ को फिर बॉलीवुड में उसको मर्ज करना पड़ा। अब साउथ के जो हीरो हीरोइन है वो बॉलीवुड में आते हैं, बॉलीवुड के उधर जाते हैं। तो क्या अब ये कह सकते हैं कि साउथ जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री पे हावी रहा है? साउथ देखिए, राइट फ्रॉम मेरे जो मैंने पढ़ा है और जो फिल्में, पुरानी फिल्में देखी है मैंने, वो 1950s से साउथ हमेशा भारी रहा है, समझे ना। वहां पर वहां की जो फिल्में होती थी, वो जैसे एलवी प्रसाद एक एक डायरेक्टर थे, जिनकी हर फिल्में सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली होती थी, क्योंकि उसमें इमोशंस होता था, है ना। और वो चले आ रहा है आज भी। आरआरआर देखिए आप, उसमें हर चीज है, हर चीज में मतलब इमोशंस भी है उसके अंदर, समझे आप। तो ये, और उनका कैनवस जो है हमारे से 10 टाइम्स ज्यादा बड़ा है, समझे ना। उन लोग एक पूजा होती है, हमारे यहाँ वो पूजा नहीं होती। एक पूजा होती है, एक फिल्म बनती है तो एक पूजा होती है, एक एक जैसे कि वो एक धर्म समझ के फिल्म बनाते हैं। हम लोग वो नहीं समझते, हम लोग देखते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम लोग भी उसी तरह से काम करना चाहिए जिस तरह से साउथ वाले करते हैं, यू नो। टेक्निकली दे आर एज गुड एज हॉलीवुड और एनी अदर फॉरेन कंट्री, दे आर एज गुड एज दैट। क्योंकि सर पिछले पिछले दिनों में देखा जाए तो बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में आई हैं, 2 4 5 को छोड़ दिया जाए, अगर कुछ मूवी अभी शाहरुख खान की आई, उससे पहले एक और मूवी अभी रणबीर कपूर की आई, उससे पहले अगर छोड़ दिया जाए, तो ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड के पास में स्क्रिप्ट जो है वो खत्म हो गई है, कहानियां उनके पास में नहीं है। वो फिल्मों को रीमेक कर रहे हैं, वो गानों को रिमिक्स कर रहे हैं और जनता को परोस रहे हैं वही चीजें। ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्ट खत्म होगी अगर पिछली 4 5 फिल्मों को छोड़ दी जाए। ये बात है ना, यही आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वही रीमिक्स हो रहा है, वही गाने हो रहे हैं, वही स्क्रिप्ट को वापस से ताजा किया जा रहा है ना। तो ये कुछ लोग हैं जो, मैंने जैसे कहा मैं, कि उन लोग ये सारी चीजें एक बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं। तो इमोशंस नहीं रहा आज। तो इमोशंस को आपको वापस लाना पड़ेगा, और कहानियां बहुत है हमारे पास, बहुत है, यानी ये, वो अगर इस्तेमाल किया जाए तो 4 चांद लग सकते हैं। ये नहीं हो रहा है आज के। मैं आपसे सिर्फ एक और सवाल पूछता हूँ, अब आप वापसी कर रहे हैं, मैं तो वापसी कहूंगा सर, क्योंकि बहुत दिन के बाद में आप फिर से एक वेब सीरीज और गुलाम पार्ट 2 लेके आने वाले हैं। क्या आपका फोकस रहेगा, आप किस तरह से कहानी को जो है दर्शाएंगे? हंसाना मोटिव है, मैसेज देना मोटिव है, या फिर वही बॉलीवुड की तरह आप भी जाएंगे जो बॉलीवुड अभी तक चल रहा है? नहीं, क्या डिफरेंट होगा? जब मैं सोचता हूँ कि मैं कमर्शियल फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं उसमें सारी चीजें रखता हूँ, और खास करके इमोशंस हमेशा रखता हूँ। आप देखिए जोरुका गुलाम जो फर्स्ट जो थी, उसमें भी इमोशंस बहुत अच्छे थे। और मेरा कहना, मेरी सोच यही है कि उसी वजह से वो फिल्म चली थी। यानी एक बाप है, उसकी जी। 4 बेटियां हैं, और वो शादी नहीं करना चाहती, तो बाप के सर पे सबसे बड़ा बोझ वही होता है। इसका रीजन ही यही था चलने का, समझे ना। तो इसमें भी मैं कुछ रीजन डालने वाला हूँ, कुछ इमोशंस डालने वाला हूँ, जिसकी वजह से कुछ एक मैसेज पहुंचे, एक लेसन पहुंचे। चलिए सर, हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि आपके आने वाला जो भी काम है, वेब सीरीज है या मूवी है, वो दर्शकों को पसंद आए, दर्शकों की नजर में जो है वो अच्छी उतरे, खरी उतरे, और आप एक बार फिर से जोरदार वापसी करें। क्योंकि दर्शकों को मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उस शख्सियत ने हमेशा बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, और आगे भी वो ऐसा ही प्रयास कर रही है। शकील नूरानी साहब वो चेहरा रहे, उनका काम वो रहा जो लोग हमेशा जिसको सराहते रहे। अब एक लंबे अंतराल के बाद में वापसी कर रहे हैं, तो मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि नूरानी साहब को जो है आप कमबैक के लिए अभी उनकी फिल्मों को देखिए, जब वो आए, डेट रिलीज होगी, मूवी रिलीज होगी, बहुत सारा काम है। बहरहाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से एंड भारत और अफी कुरैशी हिंदुस्तानी की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द इंटरव्यू। जी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। शकील नूरानी साहब थे। आगे नई खबर
अपडेट, बड़ी अपडेट, ताजा खबरों के लिए और ऐसे ही कुछ रोचक इंटरव्यूज के लिए, जानकारी के लिए लगातार आप देखते रहिए हमारे चैनल को। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार जी।